नमस्कार, एसबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, वो किसी नाम की मोहताज नहीं है। हम शहर के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर संजीव शर्मा जी के सस्पेंस न्यूरो केयर सेंटर यहाँ आए हुए हैं। और आज हम उन्हीं से जानेंगे कि नशे की हालत में ड्राइविंग करते हैं। कहीं न कहीं वो जब सुबह होती है तो उनके ब्रेन इंजरीज होती है। और कभी-कभी ये देखा गया है कि रंग बेढंग भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब मरीज़ को गंभीर हालत में लाया जाता है, तो फिर कभी क्रिटिकल हो जाता है, उसको उस पेशेंट को नॉर्मल करने में कई हफ्ते भी लग जाते हैं, कभी-कभी महीनों भी लग सकते हैं। तो सर इतने रंग में भंग ना हो और लोग अपने अमूल जीवन को थोड़ा नशे से दूर रखकर और एक-दूसरे के गले लगकर, और ये भी कहा गया है कि दुश्मन भी गले लग जाती है। ये तो हाल क्या करें? बिल्कुल सही बात है। होली का त्योहार है और वैसे भी होली हो या ना हो, हमें वैसे भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी व्हीकल, चाहे बड़ी गाड़ी हो, फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, नशे की हालत में नशे का इस्तेमाल करते हुए ना चलाएं, क्योंकि इससे हमारी जान को भी खतरा है और हमारी वजह से दूसरों की जान को भी खतरा। हम एक्सीडेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। नशे की हालत में तो कभी भी किसी भी व्हीकल का यूज़ करना ही नहीं है। प्लस अगर हम दोपहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। आगे बैठे तो लगाएं, खुद गाड़ी ड्राइव करें और पीछे बैठे हैं तो भी हम हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। ट्रैफिक रूल्स का इस्तेमाल करें, ट्रैफिक लाइट्स का ध्यान रखें। किसी को हमारी वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और होली, जैसा अभी आपने कहा कि भाई होली तो खुशी का त्यौहार है और दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, सब लोगों के साथ हंसी खुशी होली को मनाएं। पर मैं एक जानना चाहता था सर कि जैसे आपने देखा कि बहुत से लोग गंभीर हालत में आते हैं। मैं देखता हूँ कि जब मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाता हूँ, तो उस दिन जिस दिन होली खेली जाती है, कई एक पेशेंट्स वहाँ आते हैं और कई ऐसे भी मैंने देखे जो जिनके ब्रेन में भी इंजरीज देखी गई है। और वो स्थिति ऐसी होती है कि वो एब्नॉर्मल हो जाता है, उसमें कई तरीके के एब्नॉर्मलिटीज दिखाई देती है। तो ऐसी पोजिशन में लोगों को क्या करना चाहिए, क्या देखभाल करनी चाहिए? देखिए, इंजरी नशे की वजह से या होली के त्यौहार पे किसी भी तरह की इंजरी हो जाए, हेड इंजरी हो जाए, हाथ पैर में चोट लग जाए, आँख में चोट लग जाए, सभी खराब है। सभी से त्यौहार में रंग का भंग हो जाता है। तो हमें तो इंजरी से तो सब तरह से बचना है जी। और पार्टिकुलरली अगर कोई एक्सीडेंट हो ही जाता है किसी की लापरवाही से या किसी से, तो हमें सबसे पहले जो ध्यान रखना है कि पेशेंट अगर रोड पे है या कहीं पे भी है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि उसको जो इंजरी हो गई वो तो हो गई, आगे सेकेंडरी इंजरीज ना हो। तो सेकेंडरी इंजरीज को रोकने के लिए सबसे पहले ये देखें पेशेंट अनकॉन्शियस अगर हो गया है तो उसको मुंह में कुछ ना फंसा हुआ हो जी, उसकी गर्दन को स्टेबल कर दें, गर्दन को अननेसेसरी गर्दन को ना हिलाएं, गर्दन को स्टेबल करने की कोशिश करें। मुंह में अगर कुछ फंसा हुआ है पेशेंट के, मुंह में पेशेंट ने कुछ खाया हुआ है तो उसको हटा दें, निकाल दें फिंगर डाल के। और देखें कि मरीज की सांस चलती रहे, रेस्पिरेशन होता रहे, और जल्दी से जल्दी या तो एम्बुलेंस को फ़ोन करें या नज़दीकी किसी हॉस्पिटल में लेने की कोशिश करें, ताकि पेशेंट को जो भी इनिशियल फ़ायदा हो सकता है अर्ली ट्रीटमेंट का वो पेशेंट को मिले। क्योंकि ब्रेन अगर हम कह सकते हैं कि एक सही न्यूरोसर्जन की देखरेख में उसको उसका इलाज शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि मामला उसके दिमाग से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, कान से नाक से उसको खून आ रहा है और या पेशेंट बार बार उल्टी कर रहा है, होश बहुत कम है, तो ये सारे इंडिकेशन होते हैं कि भाई ये ब्रेन में इंजरी हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए कोशिश करें कि आसपास किसी हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे न्यूरोसर्जन भी अवेलेबल हो, या एटलीस्ट जल्दी से जल्दी न्यूरोसर्जन की ओपिनियन तो मिल ही जाए। प्लस हाँ, ओपिनियन मिल जाए, प्लस सीटी स्कैन भी करवाया जाए पेशेंट का इनिशियल मेडिसिन लगाने के बाद। और अगर ज़रूरत है तो एक्सरे कराया जाए और उसके बाद उसको पेशेंट को मैनेज किया जाए, बीपी वगैरह देखते हुए सब कुछ मेंटेन रहे। सर एक बात और देखिए, खासतौर से चोटों में मैंने देखा है जो बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो हमने देखा है कि कई केसों में व्यक्ति का पूरा शरीर उसमें टिका हुआ होता है। तो वो वहाँ भी चोट जब आ जाती है तो व्यक्ति का पूरा जीवन खराब हो जाता है। यानी कि L4 डिस्क और L5 जो डिस्क होती है, तो कभी-कभी व्यक्ति चल फिर भी सकता और उठ बैठ नहीं सकता। और ऐसा भी हमने एक पेशेंट एक खबर दिखाई थी जिसमें कि आपके पास भी आया था, लेटा हुआ आया था, बाद में वो अपने पैरों पर चलते गए। तो सर किस तरीके से आपने उसको
अपने घरों पे, मैंने उनसे बात की, बुजुर्ग थे, उनकी सिर्फ स्टेशन पे एंट्री हुई थी और उसके बाद में कुछ ही हफ्तों में वो चलने फिरने में सक्षम है। तो सर किस तरीके से आप उनको डायग्नोसिस किया होगा कि वो बिल्कुल स्टेचर पे? देखिए, कोई पेशेंट अगर स्पाइनल इंजरी का पेशेंट है, स्पाइन में इंजरी हो गई उसके, तो अगर गर्दन में इंजरी है तो उसके दोनों हाथ और दोनों पैर में कमजोरी रही होगी या सांस लेने में दिक्कत रही होगी, तो हमें सबसे पहले, जैसे मैंने अभी बताया, अगर कोई पेशेंट एक्सीडेंट का आता है जिसकी भी डायग्नोसिस नहीं हुई है, तो हमें उसको, जब तक डायग्नोसिस नहीं होती उससे पहले उसके स्पाइन को स्टेबल करना होता है, सर्वाइकल पार्ट को। जी। प्लस हमें ये देखना होता है पेशेंट के पैर चल रहे हैं नहीं चल रहे, और एग्जामिनेशन के बाद डिसाइड किया जाता है कि भाई किस पार्ट का एक्सरे होना है, किस पार्ट का एमआरआई होना है, वो करा के और फिर जैसी इंजरी होती है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। कोई पेशेंट है, मान लीजिए उसको स्पाइनल फ्रैक्चर हो गया है, साथ में कंप्रेशन है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कंप्रेस हो रही है, नर्व्स कंप्रेस हो रही हैं, तो उनको हम डिकम्प्रेस करते हैं और ज़रूरत है तो उसको फिक्स और फ्यूज भी करते हैं, और ताकि पेशेंट को जल्दी से जल्दी मोबिलाइज किया जा सके, उठना बैठना पेशेंट का शुरू हो सके। जैसे कि हमको उन्होंने बताया था, बुजुर्ग वाले ने बताया था कि हम न तो लेटे जा सकते थे, ना ही कहीं चल फिर सकते थे, उठना बैठना तो बिल्कुल लगभग उनका बंद था। तो ऐसी हालत जो है बिल्कुल शरीर का बिल्कुल काम बंद कर देना, और उसमें एक उम्मीद की किरण जो जगी जब वो उनको लगा कि मैं अब थोड़ा बढ़ सकता हूँ, तो ये संतुष्टि का भाव आपको कैसा लगा? देखिए, पेशेंट अगर ठीक होता है तो सभी डॉक्टर्स को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ कहना चाहूँगा, देखिए स्पाइनल इंजरी एक, अगर किसी भी पेशेंट को स्पाइनल इंजरी होती है तो यहाँ 100% पेशेंट को हम लोग ठीक नहीं कर पा रहे होते। जी। तो यहाँ इंजरीज, जब जो भी इंजरी होगी उसके बाद हमें एक निश्चित टाइम के अंदर जल्दी से जल्दी तो इलाज करना होता है, जो भी डेफिनेट पहले हमें डायग्नोज करना है, फिर डेफिनेटली ट्रीटमेंट देना है, और उससे पहले पेशेंट की इंजरी को बढ़ने से रोकना है, पेशेंट के स्पाइन को में स्टेबलाइज करना है कि ना बैठे, पेशेंट को उठने बैठने के लिए मना कर देना है, लेटा रहेगा पेशेंट, पैर चले ना चले, हाथ चले ना चले, लेटा रहे, गर्दन ना घुमाए, हम डायग्नोज कर लें और फिर डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग हम इलाज करते हैं, कोशिश करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें रिकवरी हो जाती है, लेकिन बहुत सारे अनलकी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें रिकवरी समय ज़्यादा लगता है। या तो समय बहुत लगता है, कई बार वो उस स्टेज में चले गए होते हैं, नहीं रिकवरी होती, तो इसीलिए प्रिवेंशन बेटर है। इसीलिए कहा जाता है हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि भैया एक्सीडेंट से बचो, एक्सीडेंट मत होने दो, सावधानी रखो, नशे का यूज करते हुए गाड़ी व्हीकल मत चलाओ, और ज़्यादा स्टंट वगैरह जैसे आजकल बच्चे स्टंट कर रहे हैं, वो सब ना करें, स्टंट वगैरह ना करें जी। हेलमेट जरूर पहने, इंजरी से बचें, इंजरी हो जाए फिर क्या होगा, ये सबको अब डेफिनेटिव नहीं होता कि हर आदमी निकल आएगा, हर आदमी इम्प्रूव कर जाएगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन इंजरी से हम बच सकते हैं, हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हेलमेट पहन सकते हैं, बिना नशे की गाड़ी चला सकते हैं, जो हम कर सकते हैं करें, फिर बाकी जो भाई देखा जाए फिर भी एक्सीडेंट हो जाए तो बाकी बात नई उम्र का युवा जो है और वो ट्रैक पे जा रहा है और उसको नहीं पता ये ट्रैक कहाँ पर है, और वो कहीं ना कहीं तनाव में जी रहा है, क्योंकि भाग दौड़ वाली जिंदगी है, वो ठीक से आहार विहार है नहीं, सोने का, उठने का, बैठने का, खाने का कोई उनका नियम नहीं है, और इस वजह से वो कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग अपने समूह में न रह के अकेला रहना पसंद करते हैं, और वो कहीं ना कहीं तनाव में जी रहे हैं और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि कई एक मरीज आपने भी मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको साइकाट्रिस्ट से पहले दिखाने के बाद से अगर कोई प्रॉब्लम उनकी दिखाई देती है तो आप उसको ट्रीटमेंट में देते हैं। सर क्या वजह मान रहे हैं इसकी कि कुछ छोटे युवा जो कम उम्र के डिप्रेशन में? देखिए उसका जो वही, वैसे तो कोई साइकियाट्रिस्ट ही बताएं जी। या मनोवैज्ञानिक बताएं तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी देखिए ज़्यादातर क्या होता है, जब हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी जो हमारी उम्मीद है अपने आप से, जी। युवा की जो उम्मीद अपने आप से है जी। और प्लस जिस उसके लिए जो वो काम कर रहे हैं, दोनों में फर्क आ जाता है। आप जितना काम कर रहे हैं उतना ही आपको मिल रहा है तो शायद आपको डिप्रेशन नहीं होगा। आप जितना काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा की उम्मीदें कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं आप उससे कहीं ज़्यादा आप मेहनत करते हैं कम और चाहते हैं आप आईएएस बन जाए, जी, आप चाहते हैं आईपीएस बन जाए, उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपके सपने हैं जी, बड़े बड़े, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपकी मेहनत नहीं है, उतना आप टाइम अपने आप को या अपनी मेहनत, अपनी जो इच्छाएं हैं उनके लिए टाइम नहीं दे रहे हैं। जब गैप हो जाएगा, वो गैप बढ़ता जाएगा, आप कवर नहीं कर पाएंगे उस गैप को, तो अल्टीमेटली आप या तो बहुत एजिटेट हो जाएंगे, या तो डिप्रेशन में जाएंगे, या बहुत ही एग्रेसिव हो जाएंगे, आप उल्टा सीधा कुछ काम करने लगेंगे।
नशे में पड़ सकते हैं, आप क्राइम में पड़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। कभी सर ये देखा है कि आत्महत्याओं में वृद्धि हो रही है, आप देख रहे हैं कि आए दिन सुनने को मिलता है लोग आत्महत्या कर रहे हैं, डिप्रेशन में, उसकी भी ये वजह हो सकती है। हाँ, उसकी मुझे हाँ, उस सब की भी वजह यही है। इसीलिए हमें एक फैमिली में रहते हैं, अगर बड़ों की गाइडेंस में रहते हैं या हम लोगों से गाइडेंस लेते रहते हैं, अगर युवाओं को सबको भाई यही कहना है कि भाई आप जो आपको लगता है वो तो आप कर ही रहे, लेकिन आप अपने बड़ों से घर में परिवार में चाचा ताऊ, बड़े भाई, बड़ी बहन या मम्मी पापा हैं, उनसे आप सलाह लें और उनसे पूछें कि भाई हम ये कर रहे हैं, उनको सब काम बताते रहें, अपनी प्रोग्रेस बताएं आप रेगुलर, उनसे पूछें। और बड़ों के लिए कहना यह है कि बड़े लोग भी बच्चों को इंकरेज करें, उनमें ज़्यादा कमियां ना निकालें और उनकी परिस्थितियों को समझते हुए उन्हें सलाह दें, भाई आप ये कर सकते हैं और इस तरफ करें, और उनको कभी कभी एनकरेज भी करें, तारीफ भी कहीं ना करें। कहीं हम शेयर नहीं कर पाते, अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाते, अपने अपने अपनों से, अपने परिवार के सदस्य से, अपने किसी परेशानी को हम शेयर नहीं कर पाते, उस वो वजह भी बनती है कभी आगे जाके इस तरह की स्थिति में कि वो तनाव में आ जाता है। देखिए, अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम आनी है। आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आप छोटे हैं, बड़े हैं, बड़े बूढ़े हैं, आपको हर स्टेज में आपको शेयर करने के लिए आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपके मन की बात है, आपको जरूर डिस्कस करनी है, किसी से बतानी है, अपने बड़ों से, अपने बड़ों से सलाह लेनी है। आप किसी से भी सलाह लें, सलाह जरूर लेनी है आपको। जो है, आपको हमेशा अगर आप अपने मन में रखेंगे बातों को, बोलते रहेंगे, तो आप टेंशन में जाएंगे। चाहे वो आपका दोस्त भी क्यों न हो, हाँ, वो बिल्कुल दोस्त भी हो बिल्कुल। सकता है। आप दोस्त से कर सकते हैं डिस्कस, आप डॉक्टर से बता सकते हैं कोई प्रॉब्लम है तो, आप अपने नाते रिश्तेदारों में से किसी से डिस्कस कर सकते हैं। आपको बताना जरूर है। हो सकता है जिसको बहुत बड़ी परेशानी समझ रहे हो और आपको लग रहा है केवल आपके सामने ही वो परेशानी है, हो सकता है वो कॉमन परेशानी हो सकता है सबके सामने रहती है परेशानी, हो सकता है किसी बड़े ने एक्सपीरियंस किया हो, वो आपको बता दे, इसका भी छोटा सा सोल्यूशन ही है कि आप इस तरह से केवल अपनी सोच बदलें, थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करें, तो वो आपको प्रॉब्लम छोटी लगने लगे शायद। कहीं ना कहीं वो तनाव से मुक्त हो जाएगा और अपना जीवन आगे संवार पाएगा। तो आज हमारे बीच जो डॉक्टर साहब ने अपने अनुभव साझा किए, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने अपना अमूल्य कीमती समय हमें दिया। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ मैं विशाल नारायण शर्मा, सतविक न्यूज के सेंटर, रामगढ़ रोड, अलीगढ़।